हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 12 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, उसका जीके जीएस पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर करेक्ट? फर्स्ट, द यूनाइटेड नेशन हैज़ designated 2025 as the International Year of Quantum Science and Technology, marking the centenary of quantum mechanisms. Second, the National Quantum Mission, launched in 2023, focuses on scaling up scientific and industrial research and development in quantum technology. Third, Quantum Computing Applications Lab (QCAL) aims to accelerate research in quantum computing and facilitate new scientific discoveries. तो उन्होंने पूछा क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो ये जो तीनों ही स्टेटमेंट है वो तीनों ही सही है। यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया 2025 को एज ए ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेशनल क्वांटम मिशन 2023 में लॉन्च हुआ था। और क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब एक्सेलरेट रिसर्च इन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड फैसिलिटेट न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यही क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में भी है। प्रश्न 1 है, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम यांत्रिकी की शताब्दी के उपलक्ष्य में 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में नामित किया। 2023 में शुरू किया गया राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्वांटम प्रौद्योगिकी के में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को बढ़ाने पर केंद्रित है। क्वांटम कंप्यूटिंग अनुप्रयोग प्रयोगशाला का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुसंधान में तेजी लाना और नई वैज्ञानिक खोजों को सुगम बनाना है। यस, तीनों ही सही हैं। तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेस्टिजियस नेशनल स्कूल गेम्स 2024 known as showcasing young athlete talent under 17 from across the country were hosted in which state? कौन से स्टेट में होस्ट किया था नेशनल स्कूल गेम्स 2024? महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? तो ये है कहाँ पे हुआ था? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। तो और 2024 का मेरे हिसाब से इससे और कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, बस यही हो सकता है कि कहाँ कहाँ पे हुआ था उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? देखो, रबी की फसल कौन सी होती है? दो फसल होती हैं, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। तो आपको पता होनी चाहिए खरीफ ये कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, और इनकी मेन फसल कौन सी है? रबी और खरीफ। ठीक है। तूर, मेज़, रेपसीड या कॉटन, इनमें से कौन सी तो रबी क्रॉप है? इससे हमारे को आंसर पता चल जाएगा। देखो मैं बता देती हूँ, रेपसीड जो होती है ना वो रबी की फसल होती है। बट देखो, ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, और रबी की फसल भी ऐसे कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। देखो, जो खरीफ की फसल है ना वो बोई कब जाती है? सोन। ये बोई जाती है स्टार्टिंग ऑफ मानसून, याद रखना। मानसून कब स्टार्ट होता है? जून एंड जुलाई में ये बोई जाती है। जून जून एंड जुलाई में। और ये हार्वेस्ट कब की जाती है? जाती है एट द एंड ऑफ मानसून, सितंबर अक्टूबर में। सितंबर एंड अक्टूबर में। ऐसी रबी की जो क्रॉप होती है उसको हम कब बोते हैं? विंटर में। अक्टूबर से दिसंबर में ये बोई जाती है, और इसको काटा कब जाता है? स्प्रिंग में, हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग, मार्च अप्रैल में। और इनके बीच का जो टाइम हो गया ना, मार्च अप्रैल, देखो अप्रैल के बाद मई जून, मतलब अब आधा अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून के स्टार्ट, मतलब जो भी ये बीच का टाइम होता है ना, इस टाइम पे जायद की फसलें बोई जाती हैं। खरीफ के एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। खरीफ को हो गया तूर, जैसे ये जो तूर है, तूर दाल, कॉटन, ये सब खरीफ के एग्जाम्पल हैं। और रबी के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल वीट हो गया, बार्ले, मस्टर्ड, रेपसीड, ग्राम, पीस, ये सारी कौन सी फसल है? रबी की फसल है।
खरीफ के मैं आपको एक दो एग्जांपल और बता देती हूँ। पैडी, मेज, मेज पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर हो गया, मूंग दाल, मूंग हो गया, उड़द, कॉटन, ये सब, कॉटन तो मैंने लिख दिया ना, जूट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये सब खरीफ की क्रॉप होगी। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री बैन द एंट्री ऑफ UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस इन अक्टूबर 2024 फॉर फेलिंग टू कंडेम्ड ईरान अटैक? किस देश ने ईरान के हमले की निंदा करने में विफल रहने के कारण अक्टूबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? इजराइल, ओमान, थाईलैंड या तुर्कमेनिस्तान? तो वो था इजराइल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Israel banned the entry of UN Secretary General Antonio Guterres in October 2024 for failing to condemn Iran's attack. Question number 5. According to Article 165, which of the following qualification is required for a person to be appointed as Advocate General of a state? देखो आर्टिकल नंबर 25 के अकॉर्डिंग क्या पूछा है कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को अपॉइंट करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है? क्वालिफाइड टू बी एज अ मजिस्ट्रेट, क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट, क्वालिफाइड to be appointed a judge of district court, qualified to be appointed as a judge of supreme court. तो एडवोकेट जनरल है, एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट, तो इसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? वो है क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट बता देती हूँ एडवोकेट जनरल के बारे में। एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। लिख देती हूँ, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ सेंटर, वो आपको बताना है कमेंट में। मतलब एक स्टेट होता है, एक सेंटर होता है ना, तो सेंटर का आपको बताना है। मस्ट बी एडवोकेट जनरल बनने के लिए मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिख देती हूँ, मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिसर judicial office for at least 10 years, at least 10 years, or must have been an advocate of a high court for at least 10 years. Must have been an advocate of a high court for at least 10 years. ठीक है। Question number 6. Which animal is renowned for its ability to regenerate lost body parts? कौन सा जानवर खोए हुए शरीर के अंगों को पुनर्जीवित करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है? ज़ेब्रा फिश, स्नेल, ईगल, डॉग। देखो डॉग तो पता है नहीं, आपने देखा होगा ना स्ट्रीट्स पे डॉग होते हैं, किसी को भी चोट लग जाती है तो वो वाउंड हील कर सकते हैं, चोट लग गई तो उसको अपने सलाइवा से ठीक कर सकते हैं, बट लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। ईगल नहीं, स्नेल, स्नेल्स कुछ कुछ बॉडी पार्ट क्या कहते हैं उसे, हाँ स्नेल माइनर टिश्यूज़ को रीजनरेट कर सकता है। तो मैं लिख देती हूँ कैन रीजनरेट ओनली माइनर टिश्यूज़, माइनर टिश्यूज़। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये तो हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से ही बता दिया, ज़ेब्रा फिश। ज़ेब्रा फिश बहुत सारा, मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ, देखो क्या क्या वो रीजनरेट कर सकती है। इट्स हार्ट, हार्ट, फिन्स, स्पाइनल कॉर्ड,
रेटिना and even parts of his brain. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ज़ेब्रा फिश इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन बियर प्रोडक्शन? कौन सी स्टेज इन्वॉल्व होती है बियर की प्रोडक्शन में? माल्टिंग, ब्रूइंग एंड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन एंड ब्रूइंग ओनली, ब्रूइंग एंड पास्चराइजेशन ओनली, फर्मेंटेशन एंड फिनिशिंग ओनली। तो देखो, बियर की प्रोडक्शन में पहले तो मैं बता देती हूँ क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है माल्टिंग। माल्टिंग किसे कहते हैं मैं आपको बता देती हूँ। माल्टिंग उसको कहते हैं जो बारले की सीड्स होती है ना, उनको भिगोया जाता है, जर्मिनेट किया जाता है और फिर उनको ड्राई करा जाता है ताकि उनमें एक्टिव एंजाइम्स हो जाए, तो माल्टिंग होता है। माल्टिंग के बाद होती है ब्रूइंग। ब्रूइंग में होता है मैशिंग एंड बॉइलिंग। मैश किया जाता है फिर उनको बॉयल किया जाता है, उसको ही ब्रूइंग कहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो माल्टेड है मतलब जो बारले के सीड हैं, एंजाइम हो गया उनमें एक्टिव, उनको पहले मैश करेंगे, उनसे शुगर एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड हॉप्स आर एडेड फॉर फ्लेवर्स। हॉप्स ऐड किया जाता है फ्लेवर के लिए। ठीक है। देन होता है फर्मेंटेशन, ताकि यीस्ट बने। यीस्ट शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। फर्मेंटेशन। ठीक है। ये इसमें क्या होता है, यीस्ट converts sugar into alcohol and carbon dioxide। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर बता दिया मैंने। हाँ, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, माल्टिंग, ब्रूइंग एंड फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर द प्रोविजन ऑफ डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो वो ये पूछ रहे हैं लोकसभा का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा का कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल में लोकसभा के बारे में लिखा हुआ है। तो हम ये सारे आर्टिकल भी डिस्कस कर लेंगे साथ साथ। तो लोकसभा का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 79। आर्टिकल नंबर 79 में लोकसभा के बारे में लिखा है। 80 में लिखा है राज्यसभा के बारे में कि इसमें कितने पर्सन होते हैं, कैसा होता है। और 81 में किसके बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। तो 79, 80 एंड 81। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल नंबर 56। इसमें क्या लिखा है, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 81 मैंने शायद प्रेसिडेंट बोल दिया, प्रेसिडेंट नहीं पार्लियामेंट होता है, समझ याद नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैंने प्रेसिडेंट बोला या पार्लियामेंट, तो आपको अब मैंने करेक्ट कर दिया। तो प्रेसिडेंट का कितने ईयर का टर्म होता है, टर्म ऑफ ऑफिस, वो होता है 5 ईयर्स का। आर्टिकल नंबर 64, इसमें क्या लिखा है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग एज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है। आर्टिकल नंबर 79 में लोकसभा के बारे में लिखा है, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एंड आर्टिकल नंबर 87 इसमें लिखा है प्रेसिडेंट एड्रेस टू पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट को एड्रेस करता है। एड्रेस टू पार्लियामेंट। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज जेंडर बजटिंग इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जेंडर बजटिंग किस साल में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा है। 2005, 6, 1965, 66, 1972, 73 या 1986, 87।
देखो, जेंडर बजटिंग इंट्रोड्यूस हुआ था 2005-6। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और इसमें जेंडर बजटिंग किस मिनिस्ट्री या किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट इट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट worked together to implement it। 1965-66 में क्या हुआ था? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे वो इंडिया फेस्ड अ सीवियर फूड क्राइसिस। आपको पता होगा तभी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और उसमें मेन क्या था? हमने HYV हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का यूज़ किया था। तो यहाँ लिख देती हूँ, इंडिया फेस्ड अ सीवियर फूड क्राइसिस। उसी से क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लॉन्च ड्यूरिंग दिस पीरियड। हरित क्रांति। ड्यूरिंग दिस पीरियड और इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। 1972-73 में क्या हुआ था? पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन 1973। प्रोजेक्ट टाइगर was launched in 1973 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी 1972 भी इनेक्ट हुआ था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 was enacted। और 1986-87 इसमें क्या हुआ था? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन लॉन्च हुई थी 1986 में। लिख देती हूँ, नेशनल, यहाँ पे छोटा छोटा, पॉलिसी ऑन एजुकेशन। अभी न्यू भी आई थी ना 2020 में, नेशनल पॉलिसी NEP वाज लॉन्च्ड इन 1986। ये फैक्ट हैं, कुछ आपको लर्न होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय झुंपा लहरी जी की बुक्स देख लेते हैं। वेयर अबाउट्स, अनअकस्टम्ड अर्थ, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द लोलैंड। देखो, वेयर अबाउट्स झुंपा लहरी की है, अनअकस्टम्ड अर्थ भी, लोलैंड भी। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है, ये है अरुंधति रॉय की बुक। अरुंधति रॉय। इनकी कुछ और खास बुक्स देख लेते हैं। देखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही इनकी। और इनकी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड्स टू एम्पायर। एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड्स टू एम्पायर। तो आपको ये झुंपा लहरी जी की तीनों बुक्स, वेयर अबाउट्स, अनअकस्टम्ड अर्थ, द लोलैंड और अरुंधति रॉय की तीनों बुक्स लर्न होनी चाहिए। तो वाज नॉट रिटन बाय झुंपा लहरी इज
द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, क्योंकि ये बुक अरुंधति रॉय ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर साल, शीशम एंड हुर्रा ट्रीज फाउंड इन इंडिया? लिथरॉल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। भारत में साल, शीशम और हुर्रा के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तटीय व दलदली वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो हम देख लेते हैं लिटरॉल और स्वैम्प फॉरेस्ट में किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन के साथ साथ देखते चलेंगे तो ज़्यादा कुछ मतलब थोड़ा सा नॉलेज भी बढ़ जाएगी। तो लिटरॉल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये होता है कोस्टल एरियाज़ एंड रिवर डेल्टाज में। तो मैं लिख देती हूँ कोस्टल एरियाज़ एंड रिवर डेल्टास के पास ये तटीय और दलदली वन पाए जाते हैं। रिवर डेल्टास, ठीक है। ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये कहाँ के रीजन में पाए जाते हैं? वो है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को ही हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। मॉनसून फॉरेस्ट। और जो ये साल, शीशम एंड हुर्रा ट्रीज है ना, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। इनको मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं। और इनके बारे में एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो ये पेड़ है ना ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये अपनी जो लीव्स गिराते हैं वो ड्राई सीजन में गिराते हैं ताकि पानी कंजर्व हो सके। मैं लिख देती हूँ, दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग समर टू कंजर्व वाटर। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये? मेनली फाउंड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ हिमालयास, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 12, हु डिजाइन द इम्प्रेसिव एल्बर्ट हॉल बिल्डिंग इन जयपुर इंडिया इन द इंडो सैरासैनिक स्टाइल? भारत के जयपुर में इंडो सैनिक शैली में सैनिक शैली में प्रभावशाली एल्बर्ट हॉल भवन का डिज़ाइन किसने बनाया था? ले कॉर्ब्यूसर, कार्ल स्कोरिया, सैमुअल स्विंटन जैकब या एडवन लुटियंस? देखो एडवन लुटियंस ने तो बनाया ही नहीं, क्योंकि एडवन लुटियंस ने तो राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट बनाया था, मतलब उसका आर्किटेक्ट किया था कॉलोनियल और क्लासिकल स्टाइल में, है ना। और ले कॉर्ब्यूसर ने चंडीगढ़ सिटी बनाई, चंडीगढ़ सिटी। चार्ल्स कोरिया ने जवाहर कला केंद्र, गांधी आश्रम बनाया था। जवाहर कला केंद्र और गांधी आश्रम।
सैम्यूल स्विंटन जैकब, इसने एल्बर्ट हॉल जो जयपुर में है उसका डिज़ाइन किया था इंडो सैरासेनिक स्टाइल में। ये आपको याद होना चाहिए, इंडो सैरासेनिक स्टाइल, एल्बर्ट हॉल एंड बिल्डिंग इन जयपुर। और किसने? सैम्यूल स्विंटन जैकब। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एडविन लुटियंस, इसने बनाया राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट इन कॉलोनियल स्टाइल। जैसे इन्होंने इंडो सैरासेनिक स्टाइल, ऐसे इंडियन कॉलोनियल स्टाइल में। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इन 1924। देखो पहले तो आपको ये बताना चाहिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी 1924 में। इसका रीनेम हो गया 1928 में एज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। और इसके फाउंडर्स कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल और भी तो होंगे ना, सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चैटर्जी एंड चंद्रशेखर आज़ाद। इन्होंने बाद में ज्वाइन किया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को, फिर भी ये भी फाउंडर में ही माने जाएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द यूनिट ऑफ। बल की इकाई डैश की इकाई से भिन्न है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मास इंटू एक्सेलरेशन, वेट, प्रेशर इंटू एरिया। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको क्या कहते हैं? इज इक्वल टू टॉर्क, TORQUE। और जो टॉर्क की यूनिट होती है ना, वो होती है न्यूटन मीटर। मास इंटू एक्सेलरेशन, ये क्या होता है? ये होता है फोर्स इक्वल्स टू फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम क्या लिखते हैं? वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्राम। तो और इसकी भी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ऐसी प्रेशर इंटू एरिया, वो क्या होता है? प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया, एंड फोर्स इज मल्टीप्लाइड बाय एरिया। यहाँ क्या लिखा है? फोर्स इंटू में एरिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? वो सॉरी, यहाँ पे लिखा है प्रेशर इंटू में एरिया इक्वल्स टू फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। मैंने आपको ये सारे इसलिए बता दिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हमारा फर्स्ट ही आंसर कैसे है। मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। वेट भी हम न्यूटन मतलब कितना वेट हो गया, तो वो भी कैसे मेजर करते हैं? मास इंटू ग्राम में, तो वो भी न्यूटन में ही मेजर किया जाता है। प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो प्रेशर इंटू एरिया से हमारा आ गया फोर्स, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो उन्होंने यही पूछा है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द यूनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following fundamental duties of the Indian Constitution was inserted through the 86th Constitution Amendment Act of 2022 to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform, to provide opportunity for education of his child as the case may be, ward between the age of 6 to 14 years,
to safeguard public property and abjure violence, to value and preserve the rich heritage of our composite culture. तो इसमें से 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2022 से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी वो पूछ रहे हैं। देखो टोटल कितनी है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और 10 जो ऐड हुई थी हमारी वो हुई थी 1976 में। ठीक है, 10 ऐड हुई थी 1976 में और जो 11th वाली है वो है ये 86th वाली जो 2002 में ऐड हुई थी। तो और वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ एस चाइल्ड एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। और जो ये वाली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ है ना, ये तो नॉर्मल ही मतलब ओरिजिनली ऐड हुई थी। जब ये ऐड हुई तब ही ये वाली सारी ड्यूटीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड हो गई थी। आप कमेंट में मुझे ये बताएं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल कौन सा है। चलो मैं ही बता देती हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 51A और ये कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ABCD ऐसे करके K तक। और जो ओरिजिनली ऐड हुआ था 1976 वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और जो 2002 में ऐड हुआ वो था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। इन February 2025 रेखा गुप्ता टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या दिल्ली। तो रेखा गुप्ता जी जो अब CM है कहाँ की? दिल्ली की। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। इन विच ईयर डिड बाबा साहब Ambedkar organized a non-violent struggle for entry into काला राम टेम्पल इन नासिक। बाबा साहब अम्बेडकर ने नासिक के काला राम मंदिर में प्रवेश के लिए अहिंसक संघर्ष किस वर्ष आयोजित किया? और जो ये काला राम टेम्पल में किसको एंट्री दिलाना चाहते थे ये बाबा साहब अम्बेडकर? दलित्स को। ठीक है, और ये कब हुआ? 1930 में इन्होंने ये नॉन वायलेंट स्ट्रगल स्टार्ट किया था। बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द कैलकुलेशन ऑफ स्पीड? देखो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स। अभी बताया था ना, फोर्स इज इक्वल्स टू ma, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम होता है मोमेंटम। ऐसे बोलते हैं ना, मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स इनटू में टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू एनर्जी इन डिवाइड बाय टाइम। एनर्जी बाय टाइम होता है पावर, पी पावर। तो ये स्पीड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमारा आंसर हो गया स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्वेश्चन नंबर 19। काबिनी एंड भाविनी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ डैश रिवर। काबिनी एंड भवानी डैश नदी की सहायक नदियां हैं? इंडस, कावेरी, नर्मदा या गोदावरी। देखो इंडस की ट्रिब्यूटरीज 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की। कौन कौन सी हैं वो? इंडस की 5 मेन ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। और इनको पंच नद भी कहते हैं, पांचों नदियों को। ठीक है, कावेरी, कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं मेन काबिनी, भवानी, हेमवती, अमरावती। नर्मदा की मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? हिरन, ओसांग एंड तवा। हिरन, हिरेन, ओसांग, तवा। गोदावरी की मेन ट्रिब्यूटरीज मजीरा, इंद्रावती,
प्राणहिता। तो हमारा आंसर क्या हो गया? कावेरी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, नरसिम्हम कमेटी 1998 इज रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, एजुकेशनल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या पुलिस रिफॉर्म। तो नरसिम्हम कमेटी देखो 2 बार बनी थी, एक बनी थी 1991 में और 1998 में। ये उसका 1998 ये नरसिम्हम कमेटी पार्ट 2 था और वो बनी थी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एजुकेशन रिफॉर्म के लिए बनी थी कोठारी कमेटी, कोठारी कमीशन। कब बना था? 1964 से 66 में, ठीक है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म, इसके लिए कौन सी कमेटी बनी थी? स्वामीनाथन कमेटी, स्वामीनाथन कमेटी। और पुलिस रिफॉर्म के लिए बनी थी रिबाइरो कमेटी 1998 में और सोली सोराबजी कमेटी, सोराबजी कमेटी, सोली सोराबजी कमेटी, राइबीरो कमेटी 1998 में, 1998 में, और सोली सोराबजी कमेटी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सारे क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।